हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम एक न्यू टॉपिक को शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है इन्फानाइट सीरीज़। इन्फानाइट सीरीज़, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो कन्वर्जेंट सीरीज़ होती है, डाइवर्जेंट सीरीज़ होती है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज़ होती है, कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज़ होती है, इन सब के बारे में मैं आपको आज इस लेक्चर में बताऊंगा। और साथ में आपकी बुक में जो इन्फानाइट सीरीज़ में जो फर्स्ट इन्फानाइट सीरीज़ है वो जियोमेट्रिक सीरीज़ ही बताई हुई है, इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में आज बताने वाला हूँ। तो इन्फानाइट सीरीज़ को शुरू करते हैं, और लास्ट लेक्चर तक मैं आपको सीक्वेंसेस के बारे में सब कुछ बता चुका हूँ। तो यहाँ पर ये जो सीरीज़ है, एक्चुअल में जो सीरीज़ होती है वो सीक्वेंस की जो टर्म्स होती हैं A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN, या AN से आगे तक भी, तो ये जो टर्म्स होती हैं इन सबको जब हम ऐड करते जाएंगे तो वही सीरीज़ बन जाती है। तो सबसे पहले हम सीरीज़ की डेफिनेशन को देखते हैं। इन्फानाइट सीरीज़, लेट सीक्वेंस AN बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, the expression A1 plus A2 plus A3 so on AN plus so on is called an infinite series and is denoted by summation n is from 1 to infinity AN, और बाय इसको हम सिंपली समीशन AN हम इसको इससे भी डिनोट कर सकते हैं। मतलब जो सीरीज़ होगी वो क्या होती है, जो सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस की जो टर्म्स होती हैं उनको जब हम ऐड करते जाते हैं A1 प्लस A2 प्लस A3, हम इनको जब ऐड करते जाते हैं तो ये बन जाती है सीरीज़। यहाँ पर A1 क्या है, सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म, A2 क्या है, सीक्वेंस की सेकंड टर्म, A3 ये सीक्वेंस की थर्ड टर्म है। ऐसे ही सोन ये जो है ये टर्म्स हैं, हम इनको ऐड करते जा रहे हैं तो ये सीरीज़ बन रही है। और इस सीरीज़ को जब हमने डिनोट करना हो सिंपली तो हम इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ n इज़ फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। हो सकता है कि आपके पास सीरीज़ जब आपके पास दी हुई होगी तो वहाँ पर आपके पास n की वैल्यू कहीं और से शुरू हो रही हो। फॉर एग्जांपल लॉग के केसेस में यहाँ पर n की वैल्यू 2 से शुरू होती है। ये जब मैं आगे आपको एग्जाम्पल करवाऊंगा या क्वेश्चन करवाऊंगा या डिफरेंट टेस्ट्स के बारे में मैं बताऊँगा तो वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा कि ये किस तरह से यहाँ पर ये जो मैं n इक्वल टू 2 बोल रहा हूँ वो कैसे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस इन्फानाइट सीरीज़ में जो आपकी बुक में दी हुई है, यहाँ पर आपने सिंपली इस चैप्टर में यही बताना है कि जो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ठीक है, आपने यही बताना है कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो कन्वर्जेंट को चेक करने के लिए आपके पास डिफरेंट टाइप के टेस्ट्स होते हैं, उन सब के बारे में मैं आपके साथ आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करूँगा। तो आने वाले लेक्चर्स को आप ज़रूर देख लेना। तो अब हम इन्फानाइट सीरीज़ में कन्वर्जेंट सीरीज़, डाइवर्जेंट सीरीज़, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज़ या कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज़, मैं इनके बारे में अभी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए कि ये जो मैंने अभी आपको सीरीज़ की जो आपके पास एक्सप्रेशन बताया मैंने, ये तो सीरीज़ का ये जो एक्सप्रेशन है, यहाँ पर अगर मैं A1 प्लस A2 करूँगा, सिर्फ A1 प्लस A2 करूँगा, ठीक है, तो ये जो होगा ये पार्शियल सम बोला जाता है। A1 प्लस A2 करूँगा वो भी पार्शियल सम हो गया, कहाँ का, पहले 2 टर्म्स का। ठीक है, फिर A1 प्लस A2 प्लस A3 करूँगा तो वो भी पार्शियल सम बन जाएगा। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 करूँगा तो वो भी पार्शियल सम बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं n टाइम्स जो मतलब n टर्म्स हैं इनका अगर मैं सम करूँगा तो वो nth पार्शियल सम बन जाएगा। ठीक है, इसको हम पार्शियल सम बोलते हैं, और पार्शियल सम को हम जनरली SN से डिनोट करते हैं। n मतलब मैंने n टर्म्स का मैंने इसको सम किया हुआ है सीरीज़ का। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं S2 बोल रहा हूँ तो मतलब मैंने फर्स्ट 2 टर्म्स का सम किया हुआ है। अगर मैं S3 बोल रहा हूँ तो फर्स्ट 3 टर्म्स का सम किया हुआ है। ठीक है, ये वाली बात आप समझ गए। मतलब जो SN है इसका मतलब है कि वो फर्स्ट n टर्म्स का मैंने सम किया हुआ है। तो अब मैं कन्वर्जेंट सीरीज़, डाइवर्जेंट सीरीज़, इनके बारे में बताने वाला हूँ आपको, और ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपने चैप्टर में यही बताना है कि वो सीरीज़ जो है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले कन्वर्जेंट सीरीज़ की हम डेफिनेशन को देखते हैं। तो फर्स्ट कन्वर्जेंट सीरीज़ की मेरे पास डेफिनेशन है, द सीरीज समीशन AN इज सेड टू बी कन्वर्जेंट सीरीज इफ़ द सीक्वेंस SN ऑफ इट्स पार्शियल सम्स कन्वर्जेस टू S। ठीक है, SN मैंने अभी आपको बताया कि ये पार्शियल सम होता है। तो यहाँ पर अगर जो पार्शियल सम है, अगर जो सीरीज़ का जो पार्शियल सम है nth पार्शियल सम, अगर वो कन्वर्ज कर जाता है तो इसका मतलब जो सीरीज़ होगी वो भी कन्वर्ज कर जाएगी। ये सिंपल सी डेफिनेशन है कन्वर्जेंट सीरीज़ की। तो यहाँ पर अगर आप इसको मैथमेटिकल तौर पर अगर आप इसको देखना चाहो तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ़ समीशन n इज़ फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी AN, ये मेरे पास कोई सीरीज़ दी हुई है इन्फानाइट सीरीज़। तो यहाँ पर जब मैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करूँगा, समीशन n इज़ फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी AN दैट इज़ इक्वल टू S। यहाँ पर ये S का आने का मतलब क्या है कि ये फाइनाइट एंड यूनिक होगा तभी वो कन्वर्जेंट होता है। ये मैंने आपको सीक्वेंसेस में बताया हुआ था, वही सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर ये जो है ये इसके nth सम को बता रहा है कि अगर हम nth सम को अगर हम n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे तो वो जो अगर कन्वर्जेंट आ जाता है तो इसका मतलब वो सीरीज़ भी कन्वर्ज कर जाएगी।
मतलब कि जो nth पार्शियल सम एस एन है, अगर ये कन्वर्ज कर रहा है एस पर, जब हम n को इन्फिनिटी को टेंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो सीरीज़ होगी ये भी कन्वर्ज कर जाएगी। ठीक है, मतलब सम कन्वर्ज करना चाहिए तो वो जो सीरीज़ होगी वो भी कन्वर्ज कर जाएगी। ठीक है, ये कन्वर्जेंट सीरीज़ की डेफिनेशन है। अब डाइवर्जेंट सीरीज़ क्या होगी? डाइवर्जेंट सीरीज़ में क्या होगा कि जो सम होगा, जब हम उसकी लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी करेंगे तो वो इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगी। ठीक है, तो वो डाइवर्जेंट बन जाएगी। जैसे हम सीक्वेंसेज में करते थे वैसा ही कंसेप्ट यहाँ पर भी है। तो डाइवर्जेंट सीरीज़ में आ जाएगा द सीरीज समीशन ए एन इज सेड टू डाइवर्ज टू इन्फिनिटी इफ द सीक्वेंस एस एन, ये nth पार्शियल सम को बताता है, डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी, दैट इज लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी समीशन एन इज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, और यहाँ पर ये नेगेटिव इन्फिनिटी के लिए भी आप सेम यही डेफिनेशन लगा सकते हो कि आपके पास यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी आ जाता है तो वो नेगेटिव इन्फिनिटी पे डाइवर्ज कर जाती है। अब यहाँ पे थर्ड डेफिनेशन है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज, और ये वाली डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है द सीरीज समीशन ए एन इज सेड टू कन्वर्ज एब्सोल्युटली इफ द सीरीज समीशन एन इज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी मोड ऑफ ए एन इज कन्वर्जेंट। मतलब हमारे पास जो सीरीज़ है, जब हम सीरीज़ में मोड लगाकर अगर हम इसको चेक करेंगे इसकी कन्वर्जेंस को, तो अगर वो कन्वर्ज कर जाती है तो इसका मतलब जो सीरीज़ होगी हमारे पास वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज़ होगी। ठीक है, ये वाली डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ कि अगर कोई सीरीज़ जो है अगर वो एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रही है, ठीक है, अगर कोई सीरीज़ एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रही है तो वो सीरीज़ वैसे भी कन्वर्जेंट बोली जाएगी। आप चाहो तो इसको जब मैं आपको आगे कोशिश क्राइटेरिया बताऊंगा तो अब वहाँ से आप इसको प्रूव कर सकते हो। अब फोर्थ डेफिनेशन है यहाँ पे कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज़। यहाँ पर क्या होता है कि जब हम किसी सीरीज़ में जब हम इसको मोड लगाकर अगर हम इसकी कन्वर्जेंस को हम चेक करते हैं, तो अगर वो मोड लगाकर अगर नोट कन्वर्जेंट बन जाती है और वैसे वो कन्वर्ज कर रही थी पहले और मोड लगाने पर वो अगर कन्वर्ज नहीं कर रही है, तो ऐसी सीरीज़ को हम बोलेंगे कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज़। ठीक है, द सीरीज समीशन ए एन इज सेड टू बी कंडीशनली कन्वर्जेंट इफ समीशन ए एन इज कन्वर्जेंट। मतलब जो सीरीज़ है वो तो कन्वर्जेंट है, बट जब हम उसका मोड लगा रहे हैं दैट इज़ नॉट कन्वर्जेंट, तो इस टाइप की सीरीज़ को हम बोलेंगे कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज़। ठीक है, दिस टाइप ऑफ सीरीज इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज़। मतलब हमने जब मोड लगाया तो वो कन्वर्ज नहीं कर रहा है और वैसे वो सीरीज़ कन्वर्जेंट थी, तो इस टाइप की हम सीरीज़ को हम बोलेंगे कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज़। अब यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि जब भी हम सीरीज़ की जब हम कन्वर्जेंस के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर आपने सबसे पहले क्या चेक करना है, अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज समीशन ए एन। ये सीरीज़ की जनरल नोटेशन है ना, तो सीरीज़ की जो नेसेसरी कंडीशन है सीरीज़ की कन्वर्जेंस होने के लिए, तो वो ये है कि उसकी जो nth टर्म होगी वो 0 पर कन्वर्ज करनी चाहिए। ठीक है, जब हम n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे तो उसकी जो nth टर्म है वो 0 पर कन्वर्ज करनी चाहिए। तो अगर कोई जो सीरीज़ है अगर वो 0 पर कन्वर्ज नहीं कर रही है, ऐसे उसकी जो मतलब nth टर्म है अगर वो 0 पर कन्वर्ज नहीं कर रही है, तो वो जो सीरीज़ होगी वो नॉट कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, वो सीरीज़ नॉट कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो मतलब सीरीज़ की कन्वर्जेंस के लिए आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि जो nth टर्म है उसकी जो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी करने पर क्या वो 0 पर कन्वर्ज कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, अब हम यहाँ पर सबसे पहले इन्फानाइट सीरीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है इन्फानाइट जियोमेट्रिक सीरीज़। ये इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। यहाँ पर मैं जो भी आपको बताऊँगा इसका आप ध्यान रखना। हो सकता है कि आपको एग्जाम में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए, लेकिन जब मैं आपको आगे टेस्ट करवाऊँगा डिफरेंट टाइप के, जो मैं अभी आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में आने वाले लेक्चर्स में बताऊँगा, तो वहाँ पर आप इस जियोमेट्रिक सीरीज़ का यूज़ कर सकते हो। मतलब किसी ना किसी क्वेश्चन में ये यूज़ हो सकती है। तो सबसे पहले जो जियोमेट्रिक सीरीज़ है ये होती क्या है, जियोमेट्रिक सीरीज समीशन एन इज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी आर रेज्ड पावर n माइनस 1, ये जियोमेट्रिक सीरीज़ की नोटेशन होती है। और इस नोटेशन को जब हम एक्सपेंड करते हैं, मतलब अगर हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे तो ये 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस सो ऑन, इस टाइप से ये बन जाती है। और इस टाइप की सीरीज़ को हम जियोमेट्रिक सीरीज़ कहते हैं। हम लोगों ने जीपी और एपी के बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो जियोमेट्रिक सीरीज़ होती है इसमें कॉमन रेशो होती है। ठीक है, ये आपने पहले पढ़ा होगा। और यहाँ पर ये जो है इसमें कॉमन रेशो क्या है, यहाँ पर कॉमन रेशो जो है वो आर है, क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ पर हर टर्म में आर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आर था, नेक्स्ट में आर फिर से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आर स्क्वायर बन गया, नेक्स्ट में आर स्क्वायर में मैं आर को मल्टीप्लाई करूँगा तो वो आर क्यूब बन जाएगा, ऐसे ही सो ऑन। ये मतलब इसमें जो कॉमन रेशो आ रही है वो मेरे पास आर आ रही है। अब जो जियोमेट्रिक सीरीज़ है इसकी अगर मैं कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस के बारे में बात करूंगा तो वो इसकी कॉमन रेशो से ही पता चलती है। अब आप लोगों को मैंने यहाँ पर जो जियोमेट्रिक सीरीज़ बताई हुई है, यहाँ पर आपने इस जो नोटेशन है इस नोटेशन का भी आपने ध्यान रखना है, और ये जो मैंने यहाँ पर एक्सपेंड करके लिखा हुआ है आपने इसका भी ध्यान रखना है। और अब यहाँ पर आप नोट कर लेना एक बात को कि यहाँ पर
इस जो इन्फानाइट जियोमेट्रिक सीरीज़ है, जो उसकी जनरल नोटेशन होती है वहाँ पर उसके साथ यहाँ पर ए भी होता है, ठीक है। यहाँ पर ए आर रेज्ड पावर n-1 होता है, और यहाँ पर ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मतलब वो कोई कांस्टेंट होता है। और यहाँ पर इस वक्त मैं ए की वैल्यू को 1 लेके चला हुआ हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने ए की वैल्यू को 1 माना हुआ है, इसलिए मैंने इसको इस तरह से एक्सपेंड किया हुआ है। अगर यहाँ पर ए आ जाता है तो इसकी जब मैं एक्सपेंड करूँगा तो यहाँ पर भी ए आ जाएगा, यहाँ पर भी ए आ जाएगा, यहाँ पर भी ए आ जाएगा, मतलब हर एक टर्म के साथ यहाँ पर ए आ जाएगा। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए जो ए है उसकी वैल्यू को मैंने यहाँ पर 1 लिया हुआ है, ताकि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो जियोमेट्रिक जो सीरीज़ है, इसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस जो है ये इसकी कॉमन रेशो पर डिपेंड करती है, कि कॉमन रेशो की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक आ रही है, ठीक है। रियल नंबर्स में वो कहाँ से कहाँ तक आ रही है, वो कॉमन रेशो की वैल्यू पर ही डिपेंड करती है इसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस। तो यहाँ पर ये जो इन्फानाइट जियोमेट्रिक सीरीज़ है, या जहाँ पर भी आपके पास जियोमेट्रिक सीरीज़ होगी, वहाँ पर ये जो 5 कंडीशंस मैंने लिखी हुई हैं ये होल्ड करती हैं, ठीक है। ये 5 कंडीशंस होल्ड करती हैं। यहाँ पर ये फर्स्ट कंडीशन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कंडीशन है, जब ये जो सीरीज़ जो जियोमेट्रिक सीरीज़ है ना, दैट सीरीज़ कन्वर्जेस टू 1/1 - r फॉर मोड ऑफ r इज़ लेस देन 1। मतलब जो कॉमन रेशो है, यहाँ पर आप ध्यान रखना कि मैं यहाँ पर कॉमन रेशो के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये जो कॉमन रेशो की जो वैल्यू है वो अगर -1 और 1 के बीच में आ रही है तो जो सीरीज़ होगी वो कन्वर्जेंट बोली जाएगी, ठीक है। तो वो सीरीज़ कन्वर्जेंट बोली जाएगी सिर्फ -1 और 1 के बीच में अगर r की वैल्यू होगी। और अभी ये जो मैंने अभी आपको ये फर्स्ट स्टेटमेंट बताई, इसके अकॉर्डिंग अब आप डायरेक्ट बोल सकते हो, अगर आपके पास कोई जियोमेट्रिक सीरीज़ दी हुई है और अगर उसकी कॉमन रेशो की जो वैल्यू है वही 1 और -1 के बीच में नहीं आ रही है, तो इसका मतलब वो कन्वर्ज ही नहीं करेगी, ठीक है। तो कन्वर्जेंट के लिए क्या ज़रूरी है जियोमेट्रिक सीरीज़ में, कि जो r की वैल्यू है यानी कि जो कॉमन रेशो की वैल्यू है वो 1 और -1 यानी कि -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंडीशन थी। और सेकंड है कि ये जो जियोमेट्रिक सीरीज़ है ये डाइवर्ज करेगी, डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी इफ़ r इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है। -1 और 1 के लिए तो मैंने आपको बता दिया। अब अगर r की जो वैल्यू अगर वो 1 के इक्वल होगी या 1 से बड़ी होगी तो उसके लिए ये जो सीरीज़ है ये डाइवर्ज करती है, डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी, ठीक है। और थर्ड कंडीशन है, ऑस्किलेट्स फाइनाइटली बिटवीन 0 and 1 इफ़ r इज़ इक्वल टू -1। अगर r की जो वैल्यू है अगर वो -1 है तो ये ऑस्किलेट करती है 0 और 1 के बीच में। और यहाँ पर मैंने अभी आपको जो ऊपर डेफिनेशंस बताई, वहाँ पर मैंने आपको ऑस्किलेटरी सीरीज़ के बारे में आपको नहीं बताया। तो वहाँ पर यही होता है, जैसे मैंने आपको ऑस्किलेटरी सीक्वेंस के बारे में बताया हुआ था कि वो ऑस्किलेट करती है, तो इस टाइप की सीरीज़ को हम ऑस्किलेटरी सीरीज़ बोल देते हैं। तो यहाँ पर भी वही है कि ये ऑस्किलेट करेगी 0 और 1 के बीच में जब r की वैल्यू -1 होगी। और फोर्थ कंडीशन है, ऑस्किलेट्स इन्फानाइटली इफ़ r इज़ लेस देन -1। अगर r की जो वैल्यू है वो लेस देन -1 है तो वो जो सीरीज़ है वो इन्फानाइटली ऑस्किलेट करेगी, ठीक है, इन्फानाइटली ऑस्किलेट करेगी। इन सब के मैं आपको प्रूफ बताऊंगा तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे कि मैं यहाँ पर फाइनाइटली और इन्फानाइटली क्यों बोल रहा हूँ। और फिफ्थ प्रॉपर्टी जो यहाँ पर होल्ड करती है वो है कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली फॉर मोड ऑफ r इज़ लेस देन 1। मतलब मोड ऑफ r इज़ लेस देन 1 के लिए वो वैसे तो कन्वर्ज कर रही थी, लेकिन मोड ऑफ r लेस देन 1 के लिए वो एब्सोल्यूटली भी कन्वर्ज करेगी। और एब्सोल्यूटली के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि हम सीरीज़ में मोड लगाकर अगर हम चेक करेंगे और वो कन्वर्ज कर जाती है तो वो एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। तो अभी मैं आपको इनके प्रूफ बताने वाला हूँ और प्रूफ में आपको ये मैं सब कुछ अच्छी तरह से समझाने वाला हूँ। तो ये जो मैंने अभी आप लोगों को 5 प्रॉपर्टीज़ बताई हुई हैं कि अगर कोई जियोमेट्रिक सीरीज़ होगी तो उसमें ये 5 प्रॉपर्टीज़ जो वो होल्ड करती हैं। अब मैं आपको इसके प्रूफ को करवाने वाला हूँ। और आपने जियोमेट्रिक सीरीज़ में ध्यान रखना है कि जो कॉमन रेशो की अगर वैल्यू -1 और 1 के बीच में आती है तभी वो कन्वर्जेंट बोली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यही प्रूफ करने वाला हूँ। तो मेरे पास सीरीज़ ये दी हुई थी 1 + r + r² + सो ऑन, ये मेरे पास सीरीज़ दी हुई थी। तो फर्स्ट पार्ट था कि मोड ऑफ r की वैल्यू अगर लेस देन 1 है, मतलब जो r की वैल्यू वो -1 और 1 के बीच में आ रही है तो वो कन्वर्ज करेगी। अब मैंने यही बताना है। और कन्वर्जेंट चेक करने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि अगर उसका nth पार्शियल सम अगर वो कन्वर्ज कर रहा है तो वो सीरीज़ भी कन्वर्ज करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जियोमेट्रिक सीरीज़ का nth सम निकालूंगा सबसे पहले। तो nth सम कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है। ये जो फॉर्मूला ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर अगर r की जो वैल्यू अगर वो लेस देन 1 होती है तो उसके लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, मतलब 1 - r⁻n अपॉन 1 - r करेंगे। और अगर r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो उसके लिए हम r⁻n - 1 अपॉन r - 1 करते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है। अब
अगर यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा था पीछे कि अगर यहाँ पर साथ में कांस्टेंट ए भी होता, मैंने आपको बताया था ना कि ए जो वो हर एक टर्म के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अगर इसके साथ अगर ए होता तो फॉर्मूले में आपने यहाँ पर ए को मल्टीप्लाई करना था। दोनों केसेस में अगर लेस देन 1 है तो आपने यहाँ पर ए को मल्टीप्लाई करना था, और ग्रेटर देन 1 है तो भी आपने यहाँ पर ए को मल्टीप्लाई करना था। बट ग्रेटर देन 1 के लिए क्या होगा, ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, आर रेज पावर एन माइनस 1 बन जाएगा और नीचे भी आर माइनस 1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है nth सम का। तो अब हम इसका nth पार्शियल सम निकालेंगे। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूले में जो कॉमन रेशो उसकी वैल्यू को मैंने पुट कर दिया, जो कि आर ही है। तो ये बन जाएगा 1 माइनस आर रेज पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन 1 माइनस आर एंड माइनस आर रेज पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, एलसीएम जो है मैंने इनको अलग अलग करके लिख दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखना अभी कि जो आर की वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में आ रही है, -1 और 1 के बीच में आ रही है। और हमको पता है कि जो -1 और 1 के बीच में जो टर्म्स होती हैं उनका जब हम nth पावर करते हैं, nth पावर करने का मतलब है कि जब n की जो वैल्यू है अगर वो इन्फिनिटी को टेंड कर रही है, जब हम उनकी पावर nth पावर करेंगे तो वो 0 को अप्रोच करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो r रेज पावर n है ये 0 को अप्रोच कर जाएगा, और अगर ये 0 को अप्रोच कर रहा है तो ये वाली जो टर्म है ये पूरी की पूरी टर्म ही 0 को अप्रोच कर जाएगी। ठीक है, ये Sn है, ये मेरे पास nth सम आ चुका है, और मैं अभी आपको ये जो n जो है अगर वो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो मैं अभी आपको आगे बता रहा हूँ कि ये कहाँ पर कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, तो इसलिए ये जो है ये 0 को अप्रोच कर जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 1/1 माइनस आर। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर -1 और 1 के बीच में आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं 1/2 ले रहा हूँ, तो अगर मैं 1/2 रेज पावर n करूँगा तो वो 1/2 रेज पावर n बन जाएगा, और 2 रेज पावर n वो इन्फिनिटी बन जाता है और 1/इन्फिनिटी जैसी फॉर्म बन जाएगी जो कि 0 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये जो ये 0 के इक्वल हो जाएगा। तो मेरे पास जो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी बताई हुई थी, जो कंडीशन बताई हुई थी, तो वो मैंने अभी आप यहाँ पर प्रूफ कर दी है कि ये 1/1 माइनस आर पर ये कन्वर्ज करता है। देयरफॉर द जियोमेट्रिक सीरीज कन्वर्जेस फॉर आर मोड ऑफ आर इज़ लेस देन 1, मतलब आर की जो वैल्यू अगर वो -1 और 1 के बीच में आ रही है तो वो जो सीरीज़ है वो कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट है इसका, इसको मैंने यहाँ पर प्रूफ किया हुआ है। लेट आर इज इक्वल टू 1, अब आर इज इक्वल टू 1 और 1 से बड़े के लिए भाई मैंने इसको प्रूफ करना है। तो यहाँ पर जो r की वैल्यू अगर 1 के इक्वल होगी तो जो मेरे पास सीरीज़ है वो बन जाएगी 1 + 1 + 1 + सो ऑन, ये 1 n टाइम्स ये बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैंने n टाइम्स का सम निकालना है तो ये n टाइम्स ही बन जाएगा ना, तो Sn जो है वो मेरे पास n टाइम्स 1 बन जाएगा, और विच इज़ इक्वल टू n, और जब Sn को मैं जब लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी करूँगा तो वो मेरे पास इन्फिनिटी बन जाएगा। ठीक है ना, Sn टेंड्स टू इन्फिनिटी एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये जो nth पार्शियल सम है यही इन्फिनिटी पे डाइवर्स कर रहा है, तो इसका मतलब जो सीरीज़ होगी वो भी डाइवर्स करेगी। तो 1 के लिए जब r की वैल्यू जब 1 के इक्वल होगी तो ये सीरीज़ जो है वो डाइवर्स करती है। ठीक है, अब अगर जो r की वैल्यू है वो 1 से बड़ी होगी, लेट r इज़ ग्रेटर देन 1, तब ये फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा nth सम निकालने का। तो Sn जो है वो बन जाएगा r रेज़ पावर n - 1 अपॉन r - 1। ठीक है, अब हम जब इस nth सम की n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे, ठीक है, इस nth सम में जब हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये जो n है ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा, और क्योंकि r की वैल्यू जो अभी 1 से बड़ी है, अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो ये तो इन्फिनिटी बन जाएगा ना, इन्फानाइट बन जाएगा ये, और ऊपर ही इन्फानाइट आ रहा है तो ये तो Sn इन्फानाइट ही बन जाएगा। ठीक है, तो यानी कि Sn टेंड्स टू इन्फिनिटी एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। यहाँ पर भी आप ध्यान रखना कि पहले वाला जो केस था उसमें r की जो वैल्यू थी वो -1 और 1 के बीच में आ रही थी, तो इसलिए उसकी nth पावर करने पर ये 0 को अप्रोच कर रहा था। बट अगर 1 से बड़ी है r की वैल्यू तो ये इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए ये जो Sn है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है सम ही, तो इसका मतलब ये जो है ये सीरीज डाइवर्ज कर रही है, विच इंप्लाइज सीरीज डाइवर्जेस फॉर r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, यही मैंने सेकंड में आपको बताया हुआ था, तो ये अभी मैंने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। अब थर्ड कंडीशन जो मैंने आपको बताई थी वो थी जब r की वैल्यू -1 होगी तो वो जो सीरीज़ है वो ऑस्किलेट करेगी फाइनाइटली बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, तो यहाँ पर r की वैल्यू जब -1 होगी तो जो सीरीज़ होगी वो क्या बन जाएगी, 1 - 1 + 1 - 1, क्योंकि यहाँ पर क्या था कि r² प्लस r³ प्लस r रेज़ पावर 4 कुछ इस तरह से थी ना, तो जब भी पावर जो होगी वो इवन होगी तो वो -1 की पावर इवन जब हम करेंगे तो वो तो पॉजिटिव बन जाएगा, और जब पावर हम ओड करेंगे तो वो नेगेटिव बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर 1 - 1 + 1 - 1 कुछ इस तरह से आ रहा है। तो अब यहाँ पर जब मैं nth पार्शियल सम निकालूंगा तो यहाँ पर Sn की जो वैल्यू है वो मेरे पास 0 या 1 आएगी। 0 तब आएगी जब जो n है वो
इवन होगा। देखो जैसे n की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूँ तो यानी कि मैं फर्स्ट 2 टर्म्स की बात कर रहा हूँ, 1 - 1 ये 0 बन जाएगा। अगर मैं n की वैल्यू 4 ले रहा हूँ तो ये बन जाएगा 1 - 1 + 1 - 1। अब ये 1 - 1 0 बन जाएगा, यहाँ पर 1 - 1 0 बन जाएगा, तो यानी कि ये 0 आ जाएगा। तो मतलब इवन के टाइम ये जो सम है ये 0 आ रहा है। और अगर मैं वहीं पर ओड के बारे में बात करूँगा तो ओड में यहाँ पर मेरे पास 1 - 1 + 1 -1 - 1 जो ये 0 बन जाएगा और +1 जो बच रहा है, मतलब 1 मेरे पास यहाँ पे बच रहा है। सिमिलरली आप चेक करोगे 5 के लिए तो वहाँ पर भी आपके पास 1 बच जाएगा। ऐसे ही हर एक ओड वैल्यू के लिए यहाँ पर 1 बचेगा। तो एस एन की जो वैल्यू है वो 0 और 1 आएगी। 0 जब n जो है वो इवन होगा और 1 जब n जो है वो ओड होगा। तो यहाँ पर ये जो सीरीज़ है ये ऑस्किलेट कर रही है ना 0 और 1 के बीच में। गिवन सीरीज ऑस्किलेट्स फाइनाइटली बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, यही मैंने आपको बताया था। ये r = -1 के केस में हो रहा है। अब फोर्थ केस में जो r की वैल्यू है अगर वो लेस देन -1 है, r की जो वैल्यू अगर वो लेस देन -1 है, तो लेस देन -1 के लिए जो सम निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Sn = 1 - r⁻n/1 - r। ये अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर 1 से अगर कम होगी r की वैल्यू तो उसके लिए यही फॉर्मूला होगा। तो ये -1 और -1 से पीछे वाली जो टर्म्स होती हैं वो 1 से छोटी तो हैं, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। और यहाँ पर ये जो है ये ऑस्किलेट करेगा इनफाइनाइटली। ये जो है ये ऑस्किलेट करेगा इनफाइनाइटली। जब आप n की डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करोगे तो यहाँ पर ये ऑस्किलेट करता है इनफाइनाइटली। तो इसलिए तो मैं आपको बोल रहा था कि जो फाइनाइटली और इनफाइनाइटली ये आपको प्रूफ में समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ आ रही थी, 0 और 1, और इनके बीच में ही ये ऑस्किलेट कर रहा था। पहले 0 हो रहा था, फिर 1 हो रहा था, फिर से 0 हो रहा था, फिर से 1 हो रहा था। तो मतलब ये ऑस्किलेट कर रहा था फाइनाइटली बिटवीन 0 एंड 1 इन थर्ड केस। और फोर्थ केस में ये -1 से r की वैल्यू जो वो छोटी हो रही है, तो यहाँ पर -2 -3 -4 या कोई भी वैल्यू हो सकती है नेगेटिव की -1 से छोटी। तो यहाँ पर तो ये ऑस्किलेट कर जाएगा इनफाइनाइटली। अब फिफ्थ पार्ट है। यहाँ पे फिफ्थ पार्ट में मैंने आपको बताया था कि अगर मोड ऑफ r इज़ लेस देन 1 होगा तो इसके लिए जो सीरीज़ है वो एब्सोल्युटली कन्वर्ज करती है। और एब्सोल्युटली कन्वर्ज कैसे चेक करते हैं, मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि आपने जो गिवन सीरीज़ है आपने उसमें मोड लगाना है और आपने फिर उसका nth पार्शियल सम का चेक करना है कि वो कहाँ पर कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, तो अगर वो कन्वर्ज करेगा फिर से तो इसका मतलब जो सीरीज़ है वो कन्वर्ज करेगी, और अगर मोड लगाने पर वो कन्वर्ज कर जाती है तो वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट बन जाएगी। तो यहाँ पर मैं वही करने वाला हूँ। तो जो मेरे पास सीरीज़ थी वो ऐसी थी और यहाँ पर मैंने अभी मोड लगा दिया है। अब आर की यहाँ पर वैल्यू पर मैंने अभी यहाँ पर मोड लगा दिया है और मैं यहाँ पर लेस देन 1 मोड ऑफ r लेस देन 1 के बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका जब मैं nth पार्शियल सम निकालूंगा तो वो ये आ जाएगा 1 - mod of r⁻n/1 - mod of r। यहाँ पर जो कॉमन रेशो है वो mod of r बन चुकी है। बाकी जो फॉर्मूला था वो तो सेम ही है जो फर्स्ट केस में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर अभी ये जो है ये मैंने आपको बताया था कि ये कन्वर्ज करता है 1/1 - r। तो यहाँ पर ये अभी मोड ऑफ r बन चुका है, तो यहाँ पर ये कन्वर्ज करेगा 1/1 - mod of r एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। सिमिलरली जैसे मैंने आपको फर्स्ट केस में बताया था वैसे ही अभी यहाँ पर भी है। तो अब यहाँ पर ये जो सीरीज़ है ये मोड करने पर भी ये कन्वर्ज कर रही है, तो इसका मतलब ये जो गिवन सीरीज़ है ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट भी है। तो अब आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर कोई जो सीरीज़ है अगर वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट करती है, ठीक है, अगर वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो वो वैसे भी कन्वर्जेंट होगी। यहाँ पर अभी मैंने आपको बता दिया कि ये जो सीरीज़ थी ये मोड ऑफ r इज़ लेस देन 1 के लिए एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रही है, और ये वैसे भी मोड ऑफ r लेस देन 1 के लिए कन्वर्ज कर रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कि जो सीरीज़ होती है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट अगर वो है तो वो वैसे भी कन्वर्जेंट सीरीज़ होगी, बट इसका जो कन्वर्स होता है वो ट्रू नहीं होता। ठीक है, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता, आप इसका ध्यान रखना। ठीक है, अब ये सेम फॉर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है समीशन n इज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी a r⁻n-1। वही जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि यहाँ पर अगर मैं कांस्टेंट a लगा दूंगा, वैसे ये जो जनरल जो जियोमेट्रिक सीरीज़ है इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज़ उसकी जो नोटेशन है वो ऐसे होती है। बस मैंने जो अभी आपको जो केस डिस्कस करवाए हैं वहाँ पर मैंने a की वैल्यू को 1 लिया हुआ था। तो ये जियोमेट्रिक सीरीज़ के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया, और मैंने आपको बता दिया कि ये जो जियोमेट्रिक सीरीज़ है वो कन्वर्ज करती है -1 और 1 के बीच में अगर कॉमन रेशियो की वैल्यू होगी। अब यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल करवाऊंगा, बट एग्जाम्पल को करने से पहले आपको यहाँ पर कोशिश क्राइटेरिया ऑफ कन्वर्जेंस इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो आपके पास जो क्वेश्चन आते हैं वो जियोमेट्रिक सीरीज़ से या कोशिश क्राइटेरिया से आपको डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। आपके पास सीरीज़ दी हुई होगी और आपको बोला गया होगा कि आप इसको प्रूफ करो कोशिश क्राइटेरिया से कि ये कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। ठीक है, तो आपको कोशिश क्राइटेरिया के बारे में पता होना चाहिए। तो कोशिश क्राइटेरिया है the necessary and sufficient condition for the convergence of the series summation an is that for every epsilon is greater than 0, however small, there exists p belonging to natural numbers such that for all n is greater than m is greater than or equal to p, मोड ऑफ Sn - Sm इज लेस देन एप्सिलॉन। अब ये वही सेम डेफिनेशन वैसी ही आ गई जैसे मैंने आपको कोशिश सीक्वेंस में बताई हुई थी।
कोशी सीक्वेंस में मैंने आपको क्या बताया था कि आपके पास जो सीक्वेंस है वहाँ पर आपके पास कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर जो है वो एग्जिस्ट करेगा कि जिसके बाद कि अगर आप कोई भी n की वैल्यू लेते हो, कोई भी अगर आप वैल्यू लोगे, कोई भी दो वैल्यूज़, और उनके बीच का अगर आप डिफरेंस देखोगे ना तो वो एप्सिलॉन से हमेशा छोटा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही है कि यहाँ पर कोई पॉजिटिव इंटीजर या तो फिर जो नेचुरल नंबर है वो एग्जिस्ट करेगा p की, उसके बाद कि अगर आप कोई भी n और m की वैल्यू लेते हो तो उनके बीच का अगर आप डिफरेंस करोगे तो वो एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा। ठीक है, Sn माइनस एस एम इज लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। इस Sn माइनस एस एम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं am+1 प्लस am+2 प्लस सो ऑन an, क्योंकि यहाँ पर ये जो Sn माइनस एस एम है ये nth और mth पार्शियल सम को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये nth पार्शियल सम को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये mth पार्शियल सम को रिप्रेजेंट कर रहा था। और nth में से जब हम mth पार्शियल सम को जब हम माइनस करेंगे तो mth के बाद की जो टर्म्स हैं nth तक वो तो बच जाएंगी ना, तो वही यहाँ पर वो लिखनी होंगी। तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, am+1 प्लस am+2 प्लस सो ऑन an, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n इज ग्रेटर देन m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू p। ठीक है, तो ये हो जाएगी मेरे पास कोशीज क्राइटेरिया की कंडीशन। अब आप इससे जो क्वेश्चंस हैं आप उनको इस डेफिनेशन का यूज़ करके आप उनको सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर बोला गया है समीशन n इज़ फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1/2 रेज़ पावर n-1। ये जो सीरीज़ है ये कन्वर्ज कर रही है 2 पर, मैंने ऐसा इसको शो करना है। तो यहाँ पर ये जो सीरीज़ है, सबसे पहले मैं इस सीरीज़ की जो टर्म्स होगी सबसे पहले मैं उनको लिख लेता हूँ कि इस सीरीज़ में किस तरह की टर्म्स आएंगी। तो मैं इसको डिनोट कर देता हूँ, लेट समीशन n इज़ फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, मैं इसको an मान रहा हूँ। तो इस an को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, जब मैं n की वैल्यू को 1 पुट करूँगा तो ये 1 - 1 0 बन जाएगी पावर, और यहाँ पर ये 1 बन जाएगा 1 प्लस नेक्स्ट टर्म में यहाँ पे जब n की वैल्यू को 2 पुट करूँगा तो 2 - 1 1 बन जाएगा, यानी कि 1/2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म में क्या आ जाएगा, जब यहाँ पर n की वैल्यू को मैं 3 पुट करूँगा तो ये ऊपर पावर में 2 बन जाएगा, यानी कि 1/2 रेस पावर 2 बन जाएगा, या आप इसको होल पावर में भी लिख सकते हो। तो 1/2 रेस पावर 2। सिमिलरली जब मैं नेक्स्ट करूँगा तो 1/2 रेस पावर 3 प्लस सो ऑन, ये चलता जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब मेरे पास यहाँ पे सीरीज़ आ रही है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1/2 रेस पावर n-1 प्लस सो ऑन। तो ये मेरे पास बन जाएगी इन्फानाइट सीरीज़। और अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये जियोमेट्रिक सीरीज़ ही बन रही है, क्योंकि देखो जियोमेट्रिक सीरीज में मैंने आपको क्या बोला था, 1 + r + r² + r³, इस टाइप की मैंने आपको सीरीज बताई थी ना। तो यहाँ पर भी वही तो है, 1 + 1/2 + 1/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो जो r की वैल्यू है वो 1/2 आ रही है, और यहाँ पर नेक्स्ट आगे आगे r का स्क्वायर r³ ऐसे हो रहा है। तो यानी कि ये जियोमेट्रिक सीरीज बन गई। और मैंने आपको क्या बोला था कि इसकी कन्वर्जेंस को हमने कैसे चेक करना है, कि इसके जो nth पार्शियल सम है अगर वो कन्वर्ज कर जाएगा तो ये सीरीज़ भी कन्वर्ज कर जाएगी। और इसके nth पार्शियल सम को निकालने से पहले मैंने आपको क्या बोला था कि जो जियोमेट्रिक सीरीज़ है वो कन्वर्ज तभी करती है कि जो रेशो है, रेशो की अगर वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है। तो यहाँ पर जो रेशो है वो 1/2 है, और इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में आ रही है। तो रेशो की वैल्यू -1 और 1 के बीच में आ रही है, तो इसलिए ये सीरीज़ जो ये कन्वर्जेंट तो हो जाएगी। और मैंने अभी शो करना है कि ये जो कन्वर्ज कर रही है ये 2 पर कन्वर्ज कर रही है, तो इसलिए मैं इसका भी nth सम निकालूंगा। ठीक है, आई होप आप इस कंसेप्ट को समझ रहे होंगे मैं जो बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने आपको सब कुछ समझाया हुआ है। तो यहाँ पर मैं इसका nth सम निकाल रहा हूँ। तो nth सम, अब r की जो वैल्यू है वो 1/2 है, तो ये 1 से छोटी है, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1 - r रेस पावर n अपॉन 1 - r। और यहाँ पर अभी कांस्टेंट कुछ भी नहीं है ना, जो a की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं किया है। अगर आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि यहाँ पर अभी वो कांस्टेंट 1 ही है, तो आप यहाँ पर इसके साथ 1 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर अभी मैं r की वैल्यू को पुट कर रहा हूँ, 1 - 1/2 रेस पावर n अपॉन 1 - 1/2। अब आप जब नीचे एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा 2 - 1, ये 1/2 ही बन जाएगा, और ये जो 2 है ये ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा Sn = 2, एंड यहाँ पर आ जाएगा फिर 1 + 1 माइनस आएगा यहाँ पे 1 - 1/2 n। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास Sn की वैल्यू आ रही है। और मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो Sn है, अगर ये जो है n टेंड्स टू इन्फिनिटी करने पर अगर ये कन्वर्ज करता है तो सीरीज़ भी कन्वर्जेंट होगी और वहीं पर ही कन्वर्ज करेगी। तो यहाँ पर मैं अभी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करता हूँ। ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn करता हूँ, तो ये मेरे पास बन जाएगा 2 1 माइनस n की वैल्यू को जब मैं इन्फिनिटी को टेंड करूँगा तो ये 2 रेस पावर इन्फिनिटी यानी कि 1/∞ कुछ इस फॉर्म का बन जाएगा, और ये 0 को अप्रोच कर जाएगा। तो यहाँ पर मैं 0 लिख सकता हूँ डायरेक्ट, विच इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब ये जो nth पार्शियल सम है ये 2 पर कन्वर्ज कर रहा है, तो इसका मतलब ये गिवन सीरीज भी 2 पर ही कन्वर्ज करेगी, विच इम्प्लाइज
गिवन सीरीज समीशन n इज़ फ्रॉम 1 to infinity 1/2 रेज पावर n-1 दिस कन्वर्जेस टू 2। ठीक है, तो ये मैंने प्रूफ कर दिया। और यहाँ पर इस क्वेश्चन में जैसे यहाँ पर ये कॉमन रेशो 1/2 थी, ये -1 और 1 के बीच में आ रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पर इसकी कन्वर्जेंस को चेक किया। और अगर ये रेशो ही -1 और 1 के बीच में नहीं आ रही है तो यहाँ पर तो ये कन्वर्जेंट होनी ही नहीं थी। ठीक है ना, तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को आप अभी इजीली कर सकते हो। तो आई होप अब आप लोगों को ये जो जियोमेट्रिक सीरीज़ है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी। साथ में ये जो कोशिश क्राइटेरिया मैंने आपको बताया ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएँ। और ये जो जियोमेट्रिक सीरीज़ है ये आगे भी जब मैं आपको टेस्ट करवाऊंगा वहाँ पर यूज़ हो सकती है, और वहाँ पर मैंने इसका यूज़ करना है जब मैं आपको कोशिश कंडेंसेशन टेस्ट करवाऊंगा। तो इसलिए इस जो सीरीज़ मैंने अभी आपको बताई इसका आप ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट सीरीज़ है और इसको आप अच्छी तरह से लर्न कर लेना। सो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में मैं अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने वैसे लिखा भी हुआ है अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट, बट मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवाने वाला हूँ। सो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट करेंगे जिसको हम लेविनेट्स टेस्ट भी कहते हैं, और फिर उसके आगे मैं आपको कंपैरिजन टेस्ट और जो पी टेस्ट है उसके बारे में बताऊँगा। फिर नेक्स्ट मैं आपको जो रेशो टेस्ट या एक्सेट्रा जो भी टेस्ट जो बचते हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो फिलहाल के लिए आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।